फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास इफ कंडीशन को हमने देखा था, एल्स को हमने देखा था, एल्स इफ को देखा था। स्विच स्टेटमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर टॉप पे कार्ड में भी शो हो रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट, इसको डिस्कस करेंगे। स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम देखेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो स्विच स्टेटमेंट क्या है कि हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं टू सिलेक्ट वन ऑफ द मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट में बहुत सारे कोड ब्लॉक्स लिखे होते हैं, उनमें से हमने किसी एक कोड ब्लॉक को चूज करके रन करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो मैं सारे को यहां से खत्म कर देता हूं ताकि हम स्विच स्टेटमेंट को जरा तसल्ली से समझ लें। सो सबसे पहले हमारे पास अगर स्विच स्टेटमेंट को हमने अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो कीवर्ड उसके लिए यूज होता है तो वो स्विच का कीवर्ड यूज होता है। ओके, स्मॉल लेटर्स। इस चीज का आपने ध्यान रखना है क्योंकि सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें आपने केस सेंसिटिविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो जो स्विच का कीवर्ड रखेंगे आप, वो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद आपके पास एक्सप्रेशन आता है। कौन सा एक्सप्रेशन आता है? बुलियन एक्सप्रेशन, जिसकी बेस के ऊपर हमारा केस चलता है। ये जो नीचे स्विच का ब्लॉक शुरू हो जाता है, इस स्विच के ब्लॉक में बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड लिखे होते हैं और हर ब्लॉक कोड का अपना एक केस होता है। फॉर एग्जांपल केस, ये भी स्मॉल लेटर में कीवर्ड है। उसके आगे हमारे पास एक्स है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी हमारा इसमें इस एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर कोई रिजल्ट जो आएगा उसको इस एक्स वैल्यू के साथ या इस एक्स वेरिएबल के साथ कंपेयर होना होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका कोड ब्लॉक होता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास एक ब्रेक की स्टेटमेंट होती है। ब्रेक की स्टेटमेंट को बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक केस हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और केस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमारे पास एक और ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसमें सपोज कर लें जो हमारे पास केस के आगे जो वैल्यू होती है जिसने इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर होना होता है, वो सपोज कर लें वाई है। फिर दोबारा से उसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है और उसके आगे हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट होती है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, एक डिफॉल्ट का कीवर्ड होता है। तो किस तरह से लिखा जाता है, डिफॉल्ट, और आगे उसके डबल कॉलन और उसका अपना एक कोड ब्लॉक होता है। ओके, सो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट का ये सिंटैक्स है स्विच स्टेटमेंट को लिखने का। अभी हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिलहाल आप सिंटैक्स को समझ लें कि हमारे पास स्विच का कीवर्ड है, आगे हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, जिसका जो रिजल्ट है उस बुलियन एक्सप्रेशन के का जो रिजल्ट आएगा उसने हमारे किसके साथ कंपेयर होना है, हमारे इन केसेस की वैल्यूज के साथ। जो केसेस के आगे वैल्यूज लिखी होंगी उनके साथ कंपेयर होगी। जिस वैल्यू के साथ वो कंपेयर हो जाएगी वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और साथ ही हमारी ये जो ब्रेक का कीवर्ड है, ये जो ब्रेक की स्टेटमेंट है, ये चलेगी और हमारा ये जो स्विच का लूप है, इसमें से हमारा जो कंपाइलर है वो जंप करके बाहर आ जाएगा, या इन सिंपल वर्ड्स इस स्विच का जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको ब्रेक कर देगा। इससे आगे वो नहीं जाएगा, इससे आगे वो कोड जो स्विच के ब्लॉक में लिखा हुआ है उसको रीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये डिफॉल्ट लिखा हुआ है और इसके आगे इसका अपना कोड का ब्लॉक लिखा हुआ है, इसको वो रीड नहीं करेगा। तो अब दोबारा से कि द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस, ये जो स्विच में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है इसने एक दफा इवैल्यूएट होना है। ओके, और उसके बाद जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस की वैल्यूज के साथ इसने कंपेयर होना है। जो थर्ड स्विच की केस में हमने चीज डिस्कस की है वो ये है कि अगर मैच फाउंड हो जाता है, फॉर एग्जांपल इस केस के साथ मैच फाउंड हो जाता है, तो जो इसके साथ एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड है इज एग्जीक्यूटेड। और आखिरी चीज जो हमने स्विच में देखी है वो ये ब्रेक और डिफॉल्ट का कीवर्ड है। ये क्या करता है, ये कीवर्ड ऑप्शनल है और अभी हम थोड़ी देर में इनको भी बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये ब्रेक और डिफॉल्ट के कीवर्ड को। सो हम क्या करते हैं, अब हम अपनी ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसको हम अपने कोड में लाइव रन करके देखते हैं कि हम अगर इसको अपने कोड में बनाना चाहें तो हम किस तरह से बना सकते हैं और ये किस तरह से काम करती है। तो सपोज कर लें हमारे पास है इंट, एक वेरिएबल है डे का, और इसमें हमने 4 वैल्यू सेव की हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने लगूँ, स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट मैंने क्योंकि यहाँ पे रन करके दिखानी है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। सो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा भी कर लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट है, इसके आगे क्या है, हमारे पास एक्सप्रेशन है जो कि पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये डे पास कर देंगे। सो डे हमने इस पैरेंथेसिस में ये जो एक्सप्रेशन है वो पास कर दिया। डे की वैल्यू क्या है, 4 है। अब इससे आगे हमारा क्या शुरू हो जाएगा, हमारा स्विच का ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो जाएगा। इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारे पास सबसे पहले केस आ जाता है 1। ओके,
और इसके आगे इस केस का हम क्या ब्लॉक ऑफ कोड जिसमें हम सी आउट करा रहे हैं मंडे, कंसोल के ऊपर क्या हम प्ले करा रहे हैं, मंडे डिस्प्ले करवा रहे हैं। उसके आगे क्या है, हमारे पास ब्रेक है, ओके, ब्रेक का कीवर्ड। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास केस, अभी मैं बाकी इसको कॉपी कर लेता हूं, बाकी केसेस भी अपने डिफाइन कर लेता हूं क्योंकि केसेस सेम ही होते हैं। सो हमारे पास केस 2 है और केस 2 में हमारे पास क्या है, ट्यूसडे है। इसी तरह हमारे पास क्या है, केस 3 है और केस 3 में हमारे पास क्या है, वेडनेसडे। अब हमारे पास आगे क्या है, केस 4 है और केस 4 में हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट डे आता है वो क्या है, थर्सडे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, केस 5 आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या है, फ्राइडे। हमारे पास केस 6 आ जाता है जिसमें हमारे पास क्या है, सैटरडे, और लास्ट में हमारे पास क्या है, संडे है। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं यूज किया, डिफॉल्ट क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये जो ब्रेक और डिफॉल्ट है ये ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट को यूज नहीं कर रहा। मैं थोड़ी डिटेल में क्योंकि इसको डिस्कस करूंगा कि डिफॉल्ट कीवर्ड क्या काम करता है और ब्रेक को भी मैं डिस्कस करूंगा। सो फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे ये जो स्विच है ये काम किस तरह से कर रहा है। हमने क्या है, डे इज इक्वल टू 4 है, तो स्विच का कीवर्ड आगे पैरेंथेसिस में हमने डे वेरिएबल पास कर दिया, मतलब डे में क्या सेव है, 4 हमारा क्या होगा, हर केस के साथ मैच होगा। तो केस 1 में आते हैं, डे में 4 है, 1 वैल्यू के साथ कंपेयर हुआ, 4 1 के इक्वल नहीं है, हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। 2 के साथ कंपेयर होगा, 4 2 के इक्वल भी नहीं है, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। 3 के साथ कंपेयर होगा, 3 के इक्वल भी नहीं है, 4, ये ब्लॉक ऑफ कोड भी नहीं चलेगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो देखेगा 4 और 4 जो हमने वैल्यू पास किया है डे में, डे के तौर पे वो क्या है, 4 के साथ मैच हो गया है, हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे। जैसे ही हमारा कंसोल के ऊपर थर्सडे प्रिंट होगा, ये ब्रेक की स्टेटमेंट चलेगी और हमारा ये जो बाकी लाइंस ऑफ कोड है, इसकी यही खूबसूरती है इस ब्रेक की कि ये जो बाकी लाइन ऑफ कोड है ये नहीं चलेगा और हमारा जो स्विच है वो यहां से ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो कंपाइलर है वो जंप करके यहां पे आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा नहीं जा रहा तो हमारा बहुत सारा टाइम बच रहा है। टाइम हमारा जो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रीड करने में कंज्यूम होना था वो कंज्यूम नहीं होगा और इसको क्योंकि ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो हमारा ये ब्रेक बड़ा जबरदस्त काम करता है, हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है जो हमारा एग्जीक्यूशन के टाइम लग रहा होता है और इस ब्लॉक ऑफ कोड को वो रीड नहीं करता है जो कि इग्नोरेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है और हमारा ब्रेक इस तरह से हमारा टाइम बहुत सारा बचाता है। ओके, सो ब्रेक ने क्या किया, इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया और हमारा कंपाइलर इस जगह पे आ गया और यहां से आगे वो क्या करेगा, अपना काम शुरू कर देगा। तो इसको हम एक दफा रन कर लेते हैं। तो मैं कंपाइल करके इसको रन करता हूं तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, थर्सडे प्रिंट हो गया। सो उम्मीद है आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी और ब्रेक की समझ आ गई होगी, स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है और इसमें ब्रेक कितने ज्यादा जरूरी है, ब्रेक की क्या बेनिफिट है। अब इसी तरह मैं डिफॉल्ट का कीवर्ड भी मैंने डिस्कस करना है। तो डिफॉल्ट कीवर्ड क्या है, उसमें भी हम एक स्पेसिफाई करते हैं कोड को, उसका भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो डिफॉल्ट कीवर्ड होता है। वो कब चलता है डिफॉल्ट का कीवर्ड, जब कोई भी केस मैच नहीं होता है तो एंड में हमारे स्विच में जो डिफॉल्ट जो केस होता है वो चलता है और उसने का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या था, हमारे पास डे हमने क्या दिया हुआ था, डे हमने दिया हुआ था 4 और हम क्या करते हैं, हम इसको यहां से यहां तक ये जो हमने कोड लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं। ओके, तो मेरा ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक डिफॉल्ट का कीवर्ड लिख लेता हूं। ओके, सो डिफॉल्ट केस है मेरा। ओके, इसके आगे कॉलन और इसका ब्लॉक ऑफ कोड, सपोज कर लें इसका ब्लॉक ऑफ कोड के मैं लिखा हुआ है सी आउट में क्या करवाता हूं, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ओके, और इसके बाद क्या हो गया, हमारे पास ब्रेक की यहां पे अगर जरूरत नहीं है, हमारा ऑटोमेटिकली इसके बाद लाइन ऑफ कोड है ही नहीं है, तो यहां पे आप ब्रेक लगाएं या ना लगाएं कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली क्या इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर ही निकलना है क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है हमेशा लास्ट में यूज होता है। सो डिफॉल्ट को हमने लास्ट में रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी स्विच स्टेटमेंट ने टर्मिनेट हो जाना है। अब यहाँ पे जरा एक चीज देखें, हम क्या कह रहे हैं, डे 4 है, डे इधर हमारे पास स्विच में क्या आया, डे 4 आया। हम ये इन केसेस को हमने कमेंट किया हुआ है तो ये हमारा लाइन ऑफ कोड नहीं रन होगा, वो यहाँ पे इस केस में आएगा क्योंकि ये कंपाइलर जो चीज कमेंट हुई होती है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। तो वो ऑटोमेटिकली किधर आएगा, हमारा इस केस नंबर 5 में आएगा। तो वो 4 के साथ कंपेयर होगा, जो 4 वैल्यू हमने यहाँ पे एंटर की हुई है, तो हमारा केस तो नहीं मैच हुआ तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा। इसके आगे वो चला गया, 6 के साथ कंपेयर किया, 6 भी मैच नहीं हुआ क्योंकि 4 6 के इक्वल नहीं है। इससे आगे क्या हुआ, 7 मैच हुआ, 7 भी 4 के इक्वल नहीं है,
तो बाय डिफॉल्ट क्या, अब हमारा ये डिफॉल्ट केस चलेगा क्योंकि हमारा कोई भी केस जो है वो मैच नहीं हुआ है। तो हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, जो हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और वो ही कंसोल के ऊपर हमारा क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसमें एंड एल डाल लेता हूं, जरा हमारा कोड बेहतर हो जाए, जो कंसोल के ऊपर चीज प्रिंट हो रही है वो जरा खूबसूरती से नजर आए। सो चलिए हम इसको कंपाइल करके और रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हुआ है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। सो उम्मीद है आपको स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। इसमें मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखे होते हैं, इसमें जो एक्सप्रेशन होता है वो एक दफ़ा इवेल्युएट होता है और हमारे जो केसेस लिखे होते हैं नीचे उनके साथ कंपेयर होता है। जिस केस के साथ हमारी वैल्यू कंपेयर हो जाती है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई भी केस जो है उसकी वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर नहीं हो पाती तो हमारा क्या होता है, हमारा जो डिफॉल्ट का कीवर्ड है, डिफॉल्ट केस जो है वो चलता है और उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज जो सी है आपको समझ आ गई होगी कि स्विच केस किस तरह से काम करता है। अब हम स्विच तमाम स्टेटमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, हमने इफ को भी डिस्कस कर लिया, एल्स को भी डिस्कस कर लिया, एल्स इफ और स्विच को भी डिस्कस कर लिया। अब हम C++ में लूप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो लूप्स क्या है C++ में, लूप्स कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफिक कंडीशन इज रीच्ड। अगर कोई कंडीशन जब तक ट्रू रहती है, जो एक्सप्रेशन दिया होता है लूप्स में, वो जब तक ट्रू रहता है तब तक हमारा वो लूप चलता रहता है, वो एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। जैसे ही हमारा वो एक्सप्रेशन फॉल्स होता है हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। सो लूप क्यों हैंडी है, क्योंकि ये हमारा सेव करते हैं टाइम को, रिड्यूस करते हैं हमारे एरर्स को और दे मेक कोड मोर रीडेबल, और ये हमारे कोड को ज्यादा रीडेबल बनाते हैं। सो हम इस चीज को यहां से खत्म कर लेते हैं और हम सबसे पहले हमारा अपना जो वाइल लूप है लूप्स में उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट सिंपलेस्ट लूप जो है हमारे पास वो वाइल लूप ही है। तो वाइल लूप से भी हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं सारी चीज को यहां से खत्म कर देता हूं। ओके, और हम क्या करते हैं, अपना वाइल लूप सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वाइल लूप है उसका सिंटैक्स देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है हमारे वाइल लूप का। तो मैं कमेंट में आपको उसका सिंटैक्स बताता हूं। हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल में वाइल का कीवर्ड यूज होता है स्मॉल लेटर्स में। उसके आगे हमारे पास क्या होती है, एक्सप्रेशन होता है, बूलियन एक्सप्रेशन। सो हमारे पास क्या होता है, कंडीशन लिख सकते हैं इसको आप। ओके, और उसके बाद इस वाइल लूप का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम करली ब्रैकेट्स में रखते हैं। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या होता है, कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अब ये जो वाइल का लूप है, जब तक ये जो कंडीशन है जो इसके हमने पैरेंथेसिस में जो कंडीशन या बूलियन एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं दिया है, जब तक ये ट्रू रहेगा हमारा ये जो वाइल का लूप है ये चलता रहेगा, जिसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वाइल का वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। सो ये इसका सिंटैक्स है। इसको अब हम अपने रनिंग हालत में देखते हैं कि अब हम एक एग्जांपल लिखने वाले हैं जिसमें हमारा जो कोड वाइल लूप का लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को 5 दफा एग्जीक्यूट करेगा और 6ठी दफा वो क्या, हमारा वाइल का लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, इसको जब हम रनिंग हालत में देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लें हमारे पास एक इंट टाइप का वेरिएबल है आई, जिसको मैंने क्या किया है, 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस आई को मैं वाइल का लूप लिखता हूं। तो वाइल कीवर्ड मैंने यूज किया और वाइल कीवर्ड में मैंने क्या किया, मैंने कहा आई जब तक लेस देन 5 है। तो मेरा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वाइल का, उसमें क्या करो, उसमें सी आउट करो आई को, आई की जो वैल्यू है, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एंड एल कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम आई को प्लस प्लस कर रहे हैं। ओके, सो हमारा ये जो लूप है इसको आई को प्लस प्लस करने का मकसद ये है, इसको आपने किसी सूरत में भी नहीं बोलना है कि आई को प्लस प्लस करना, आपने किसी सूरत में नहीं बोलना, नहीं तो आपका ये जो वाइल का लूप है ये अनलिमिटेड टाइम के लिए रन होता रहेगा। ये क्यों रन होता रहेगा ये मैं डिस्कस करता हूं। सो ये हमारा वाइल लूप कभी भी एंड नहीं होगा अगर ये आई की वैल्यू प्लस प्लस नहीं करेंगे। आई की वैल्यू प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आई प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि आई इज इक्वल टू आई +1। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं कि इस लूप को क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमने आई को 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया तो वाइल का लूप आया। तो वाइल के लूप ने इस कंडीशन को, इस बुलियन एक्सप्रेशन को कंपेयर किया। वो कहता है जी आई 0 है, 0 लेस देन 5, यस 0 लेस देन 5 कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ये क्या कहता है
कि सी आउट करो आई, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी, 0 कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ और फिर क्या आगे हुआ आई में +1 हुआ। सो अगर हम इसमें +1 नहीं करते तो हमारा ये लूप क्या करेगा, ये इसको आई को 0 को कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा और दोबारा से क्या करेगा, वापस चला जाएगा, फिर देखेगा 0 इज लेस देन 5, फिर इधर आएगा, फिर 0 प्रिंट करेगा, फिर तो ये अपने इसमें कंटिन्यू ही रहेगा क्योंकि हम आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहे और हर दफा वाइल को आई की वैल्यू 0 मिल रही है और 0 में हर दफा क्या है, लेस देन क्या है, 5 है। सो हमारा ये जो लूप है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, सो अभी देखते हैं हमारा ये वाइल लूप कितनी दफा प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर। आई 0 हुआ, 0 प्रिंट हुआ, आई 1 आया, 1 इज लेस देन 5, 1 प्रिंट हुआ, 2 आया, 2 इज लेस देन 5, 2 प्रिंट हुआ, 3 आया, 3 इज लेस देन 5, 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद 4 आया, 4 इज लेस देन 5, 4 प्रिंट हुआ, क्योंकि आई में हर दफा हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस कर रहे हैं। सो देखते हैं ये 0 से 4 तक कंसोल के ऊपर वैल्यू प्रिंट करता है और उसके बाद साथ ही ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने हमारे पास क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट किया, हमारे पास कंसोल के ऊपर इसने 0, 1, 2, 3 और 4 कंसोल के ऊपर इसने प्रिंट किया और साथ ही हमारा वाइल का लूप एंड हो गया इसने। ओके, सो आपको उम्मीद है कि वाइल लूप की समझ आ गई होगी कि ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट कर रहा है। तो हमने अगर कोई ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमने बार बार रिपीट करवाना होता है, उनको उस ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या रखते हैं, लूप्स में रखते हैं, जिसमें हमने वाइल लूप को फिलहाल डिस्कस किया है। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसकी वजह से हमें क्या चीज़ बेनिफिट मिलता है, हमारा एक एग्जीक्यूशन टाइम, हमारे एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। ओके, और हमारा कोड मोर रीडेबल हो जाता है। अब हम इसी लूप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम डू वाइल लूप को डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। सो डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग if the condition is true, then it will repeat the loop as long as the condition is true। तो जो do while loop है वो एक दफा लाजमी चलेगा, एक दफा, और कंडीशन वो बाद में चेक करेगा कि कंडीशन हमारी ट्रू है या नहीं है, और उसके बाद वो तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी लूप हमारा डू वाइल का टर्मिनेट हो जाएगा। सो एक दफा फिर सुन लें कि जो डू वाइल का लूप है वो एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होता है, एक दफा उसने हर सूरत में एग्जीक्यूट होना है, और बेशक हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बाद उसने कंडीशन को चेक बाद में करना है कि एक दफा जब वो रन हो गया तो उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसी टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो तब तक वो लूप चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसने एक दफा लाजमी चलना है, वो इस वजह से कह रहा हूं कि इसका पहले सिंटैक्स थोड़ा सा देख लें। हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी यहां से कट होके बॉटम में चली जाती है। ओके, और आगे इसके टर्मिनेटर आ जाता है, सेमीकोलन, और हमारे पास यहां पे डू का कीवर्ड यूज हो जाता है। अब आप यहां से देखें कि डू का कीवर्ड यूज हुआ स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड आया। सो मतलब ये हुआ कि ये डू पे आया और इसने ये ब्लॉक ऑफ कोड को एक दफा एग्जीक्यूट लाजमी किया, और उसके बाद उसने ये वाइल वाली कंडीशन चेक की क्या ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो हम इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगा डू वाइल के केस में। डू वाइल के केस में ये ब्लॉक ऑफ कोड एक दफा लाजमी एग्जीक्यूट होगा, बेशक ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन बाद में मैच हो रही है, ब्लॉक ऑफ कोड पहले एग्जीक्यूट हो रहा है डू वाइल के केस। सो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रनिंग हालत में, ताकि हमें पता चल जाए कि डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है। सो हमारे पास क्या है कि हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, इसको हम एंड में ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम डू का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। ओके, सो इसके आगे हमने क्या सेमीकोलन टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, ये इसका सिंटैक्स है। ओके, बेशक आप इसको यहाँ पे रख लें या नीचे रख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। सो इसने हमारे ये जो हमारा डू वाइल का लूप है ये किस तरह से काम करेगा, ये डू में आएगा, यहाँ से हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, आई में 0 है, आई में क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा, और वो हमारी क्या होगी, पहले कंसोल के ऊपर 0 प्रिंट होगा और उसके बाद क्या होगा, आई में आई प्लस 1 होगा, मतलब कि आई क्या हो जाएगा, अब हमारा 1 हो चुका होगा। उसके बाद वाइल लूप में आएगा, वाइल लूप में क्या चेक करेगा, 1 क्या लेस देन 5 है, यस 1 इज लेस देन 5, फिर हमारा ऊपर चला जाएगा, दोबारा इस लूप को चलाएगा, कंसोल के ऊपर 1 वैल्यू प्रिंट करेगा, और फिर दोबारा से आई 1 था, 1 में प्लस 1 करेगा, आई 2 हो चुका होगा, 2 कंपेयर होगा 5 के साथ, और वो के यस 2 इज लेस देन 5, दोबारा से ही लूप चलेगा।
तो ये हमारा लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से 4 तक चलेगा। और जैसे ही ये हमारा i 5 होगा, 5 इज नॉट लेस देन 5, हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस i को डू वाइल के केस में भी i को आपने इंक्रीमेंट करना किसी सूरत में नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप इसको इंक्रीमेंट करना भूल जाएंगे तो हमेशा ये लूप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा और कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि इसको हर दफ़ा आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी और हर दफ़ा ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू ही रहेगी। तो ये वाइल का लूप हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। सो देखते हैं कंसोल के ऊपर ये क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं इसने भी हमारी वैल्यू 0 1 2 3 4 जैसे ही 5 पे पहुंचा हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। तो इसने 0 से लेके 4 तक वैल्यूज कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है फॉर लूप। C++ में जो फॉर लूप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कब चलता है या ये कब आप यूज करते हैं, व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स यू वांट द लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, जब आपको पता है कि मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी दफा चलाना है तो आप फॉर का लूप यूज करते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप की जगह आप क्या करते हैं, फॉर का लूप यूज करते हैं जब आपको पता होता है कि मैंने इस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रन दैट ब्लॉक ऑफ कोड, मुझे इस ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी दफा रन करना है। सो हम सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। और मैं ये ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि फॉर का लूप आप तब यूज करें जब आपको एग्जैक्टली पता है कि मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी दफा एग्जीक्यूट करवाना है रिपीटेडली। ये आपको उसका सिंटैक्स देख के समझ आ जाएगी। ओके, सो हम इसको यहाँ के डू वाइल लूप को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे फॉर लूप को देख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर लूप में फॉर का कीवर्ड यूज होता है और उसके आगे हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं। और पैरेंथेसिस में हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सेमी कॉलन होता है उससे अलग हुई होती हैं। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट 1 होती है सबसे पहले, उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन होता है, फिर स्टेटमेंट 2 होती है, उसके बाद फिर हमारे पास सेमी कॉलन होता है और फिर स्टेटमेंट 3 होती है। ओके, सो ये फॉर के लूप का सिंटैक्स है। इसके आगे उसका ब्लॉक ऑफ कोड आता है फॉर का, जो कि करली ब्रैकेट्स में होता है और इसमें जो कोड लिखा होता है जिसने एग्जीक्यूट होना है, सो कोड ब्लॉक होता है। यहाँ पे हमारे पास ये कोड ब्लॉक है टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट 1 क्या है। स्टेटमेंट 1 जो है इसने एक दफा एग्जीक्यूट होना होता है। फॉर के लूप में इसने एक दफा, फर्स्ट टाइम जब फॉर का लूप चलने लगा होता है तो फर्स्ट टाइम इसने एग्जीक्यूट होना होता है। ये क्यों फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होती है, एक ही दफा एग्जीक्यूट होती है, 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होती है। इसको अब जब हम इसके अपने कोड में लिखेंगे और फॉर का लूप, तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो सेकंड कंडीशन होती है, जो सेकंड स्टेटमेंट होती है, वो हमारी कंडीशन होती है। ये जो लॉजिकल कंडीशंस नहीं, जिस तरह हमने बुलियन स्टेटमेंट्स डिस्कस की हैं, जिस तरह वाइल के ये डू वाइल के लूप में ये एक स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट ये सेकंड नंबर पे हमारे पास फॉर लूप में होती है, जिसने इवेल्युएट होना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके, और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट 3 होती है, जिसने क्या होना होता है, एवरी टाइम वो स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है जब फॉर का लूप अपना ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही ये फॉर का ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट 3। ओके, सो उम्मीद है सिंटैक्स आपको समझ आ गया होगा। ये जो स्टेटमेंट 1 है ये एक दफा एग्जीक्यूट होती है। ये लॉजिकल कंडीशन यहाँ पे लिखी होती है जिसने मैच होना होता है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। और ये हर दफा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होती है। जब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होती है। ओके, सो हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सारे को यहाँ से खत्म कर देते हैं और फॉर लूप को एक दफा देख लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखेंगे और स्टेटमेंट 1 पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई टाइप का और उसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में हम चेक कर लेते हैं आई क्या लेस देन 5 है। ओके, सो हमारी यहाँ पे क्या आ गई, लॉजिकल कंडीशन। ओके, और आखिर में हमारे पास क्या हो गया, आई प्लस प्लस। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट 3 है इसने क्या होना है, हर दफा एग्जीक्यूट होना है जब ये जो फॉर के लूप का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद हमारी ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। सो सी आउट वैल्यू ऑफ आई और उसके बाद हमारे पास एंड एल। ओके, सो अब होगा क्या, सबसे पहले क्या करेगा, फॉर का लूप इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। तो ये जस्ट एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट 1 एक दफा आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करके दोबारा ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ओके, सो आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। आगे अब स्टेटमेंट 2 आई, स्टेटमेंट 2 आई, इसने देखा क्या आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5, यस ट्रू। अब क्या आ गया, स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये ट्रू होगी। तो इसने क्या किया, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इस ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया।
आई की वैल्यू कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगी, 0 प्रिंट होगी। और साथ ही ये क्या चला गया, मैंने क्या कहा स्टेटमेंट 3 पे जाएगा और आई की वैल्यू इसने क्या कर दी, इंक्रीमेंट कर दी, आई में एक प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब आई की वैल्यू 1 हुई तो हमारी दोबारा से इधर आया, लॉजिकल कंडीशन पे आया और इसने चेक किया, अब ये हमारी स्टेटमेंट नहीं चली है, अब ये क्या, मैंने क्या कहा, ये जस्ट 1 टाइम ही चलेगी। तो ये दोबारा से क्या है, इसने आई की वैल्यू को एक दफा इंक्रीज किया और दोबारा से इधर आया और चेक किया क्या 1 लेस देन 5 है, यस 1 इज लेस देन 5। हमारे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू कंसोल के ऊपर 1 प्रिंट हुई, दोबारा से इधर गया, इस स्टेटमेंट 3 पे आया और आई की वैल्यू में एक दो और दफा इंक्रीमेंट कर दिया, तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। 2 आया, 2 चेक हुआ, यस 2 इज लेस देन 5, हमारा कंसोल के ऊपर क्या 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 प्रिंट हो गया। जैसे ही वो 5 पे आया, हमारे आई में क्या हुआ, 5 इज लेस देन 5, नो, हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। जैसे ही हमारी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स हुई, हमारा ये फॉर का लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टर्मिनेट हो गया और हमारा कंपाइलर इस जगह पे आ गया। सो चेक करते हैं कि ये हमारा कंसोल के ऊपर 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज को प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4 कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी। सो अभी इसी लूप को हम फॉर लूप को कहते हैं कि यार हमें एग्जैक्टली पता है कि हमने कितनी दफा स्टेटमेंट को चलाना है। हम कहते हैं यार तुम 10 दफा चलो, लेकिन करो ये कि हमने क्या कराने हैं, हमने सिर्फ 0 से 10 तक हमने इस लूप को चलाना है और इसमें से हमने सिर्फ जो इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराना है, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8 ओके और 10। तो हम क्या करेंगे, हम i में 1 प्लस कर रहे हैं, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 2। तो ये क्या करेगा, ये हर दफा i की वैल्यू में 2 प्लस करेगा और 2 जब प्लस होगा हर वैल्यू में, 0 हमारे पास इवन नंबर आ गया, उसके बाद हमारे पास 2 इवन नंबर आ गया, फिर हमारे पास दोबारा 2 में 2 प्लस हुआ 4 इवन नंबर आ गया, उसके बाद 4 में 2 प्लस हुआ 6 इवन नंबर आ गया। तो ये तमाम के तमाम इवन नंबर्स हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट होंगे। ओके क्योंकि आई 0 से इनिशियलाइज हुआ, ये स्टेटमेंट एक दफा चली, एक दफा मैं फर्स्ट टाइम आपको ये स्टेटमेंट रन करके दिखाता हूं, ड्राई रन, तो आपको बाकी सारी चीजें इस तरह क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये फॉर का लूप क्या करेगा, ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट या आउटपुट इवन नंबर्स ऑन दी कंसोल फ्रॉम 0 to 10। ओके सो ये करता किस तरह से है, ये स्टेटमेंट हमारी टोटल एक दफा चली, ओके और उसके बाद हमारा क्या चली, स्टेटमेंट ट्रू। तो हमारी 0 वैल्यू थी आई की, आई जो सी है 0 वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस आई 0 इज लेस देन 10, तो हमारे कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। साथ ही हमारा जो स्टेटमेंट 3 है, इस ब्लॉक ऑफ कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी स्टेटमेंट इधर आई और उसने क्या किया, 0 में प्लस 2 कर दिया, तो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब हमारी कंडीशन मैच होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस 2 इज लेस देन 10, कंसोल के ऊपर 2 प्रिंट हो गया। फिर हमारी ये स्टेटमेंट चली तो 2 में प्लस 2 हुआ 4 हो गया, 4 कंपेयर हुआ, यस 4 इज लेस देन 10, हमारा 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर 4 में प्लस 2 हुआ 6 इज लेस देन 10, 6 प्रिंट हो गया। इसके बाद 6 प्लस 2 8 इज लेस देन 10, कंसोल के ऊपर 8 प्रिंट हो गया। अब क्या आ गया हमारे पास, 8 प्लस 2 10, यहाँ पे हमारे पास क्या है 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस 10 इज इक्वल टू 10, कंसोल के ऊपर 10 प्रिंट हो गया। इसके बाद हमारा आया 10 प्लस 2 12, आई 12 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, लूप टर्मिनेट। ओके सो देखते हैं ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं इसने तमाम इवन नंबर 0 से लेके 10 तक कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दिए, 2 0 2 4 6 8 एंड 10। वो तमाम नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं 0 से 10 तक, वो हमने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दिए हैं फॉर लूप को यूज करते हुए। तो इस लूप में हमें यह पता लगा कि जो फॉर का लूप होता है इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू हमें ये जो भी हमने जब हमें पता हो कि हमने एग्जैक्टली एक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना है, जैसे कि हमें 0 से लेके 10 तक इवन नंबर चाहिए थे, तो हमें एग्जैक्टली पता था कि हमने एक लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, तो हमने वहाँ पे वाइल लूप के जगह पे हमने कौन सा यूज़ कर लिया, फॉर लूप यूज़ कर लिया, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो हमारे पास जल्दी से हमें मिल जाए। क्योंकि वाइल लूप जब आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपने एक लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जैक्टली कितनी दफा चलाना है, तो उसकी जगह आप फॉर लूप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइल लूप। अब हम क्योंकि लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो नेस्टेड लूप्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि लूप के अंदर लूप आप किस तरह से चला सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू प्लेस अ लूप इनसाइड अनदर लूप। सो इस चीज को क्या कहते हैं, जो हम एक लूप को दूसरे लूप के अंदर रखते हैं, इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। सो इनर लूप ने कितनी दफा चलना होता है, इसमें इनर लूप उतनी दफा, इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट कितनी दफा होता है, 1 टाइम फॉर ईच अल्टरेशन ऑफ आउटर लूप। हर आउटर लूप की जो अल्टरेशन होती है उस पे जो इनर लूप होता है उसने एक दफा एग्जीक्यूट होना होता है। ओके
फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ज़रा डिटेल में इसको एक हम लूप बना लेते हैं, नेस्टेड लूप। तो ये हमारा फॉर का लूप है, ये हमारा आउटर लूप हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस लूप को टोटल आई को वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज करता हूँ और इसको मैं क्या रखता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 2 रखता हूँ। और आई में क्या करता हूँ, मैं जस्ट सिंपल आई में प्लस प्लस करता हूँ। ओके, सो आई प्लस प्लस। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कराता हूँ, सी आउट करता हूँ। ये हमारा आउटर लूप है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटर। ओके, और आगे कॉलन डाल देते हैं ज़रा इसको खूबसूरत बनाने के लिए। और यहाँ पे आगे मैं क्या करा, इंसर्शन ऑपरेटर्स और उसके आगे आई की वैल्यू और उसके आगे हमारे पास क्या हो गया, एंड एल हो गया। तो ये एग्जीक्यूट अभी आप देखें ये कितनी दफा ये जो फॉर का लूप है, पहले इसको देख लेते हैं इसने कितनी दफा एग्जीक्यूट होना है। इसने आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 से इनिशियलाइज हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 टाइम चला। ओके, सो इसने 1 वैल्यू कंसोल के ऊपर प्रिंट की और आई में एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो आई क्या हो गया, आई हमारा हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस 2 इज इक्वल टू 2। ये दूसरी दफा हमारा लूप चला और हमारा कंसोल के ऊपर आई 2 प्रिंट हो गया। उसके आगे आई में 2 में प्लस 1 हुआ 3, तो 3 जो सी है वो लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। तो ये लूप हमारा कितनी दफा चलेगा, ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम। ओके, अब हम इसके अंदर एक नेस्टेड लूप लिखते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, इनर लूप। ओके, इसने किस तरह से काम करना है, हमारे पास दोबारा से फॉर का लूप आ गया और हम क्या कहते हैं, इंट जे, एक वेरिएबल जे लेते हैं और उसको हम किससे इनिशियलाइज करते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं। और जे को हम क्या रखते हैं, लेस देन इक्वल टू 3 रखते हैं। ओके, और हम क्या करते हैं, जे में प्लस प्लस करते हैं। सो ये हमारा जो इनर लूप है, इसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा उसको हम देख लेते हैं। तो हम सी आउट कर लेते हैं इसको इनर, आगे कॉलन और उसके आगे जे की जो वैल्यू है वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं और उसके आगे एंड एल, ताकि हमारी जो आउटपुट है वो जरा खूबसूरत तरीके से प्रिंट हो। अब देखें ये किन दफा ये लूप चलेगा। मैंने कहा है कि जो आउटर लूप होता है ये हमारा आउटर लूप है, तो इसको मैं आउटर का नाम देता हूं, ये हमारा आउटर लूप है। तो आउटर लूप की हर अल्ट्रेशन के लिए इस लूप ने पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होना है। तो ये कितनी दफा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है पहली दफा। तो ये क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, 1 कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा और क्योंकि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, आई में 1 प्लस हो जाएगा, आई 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 दूसरी दफा प्रिंट होगा। उसके बाद फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3, तीसरी दफा ये प्रिंट हुआ, चौथी दफा ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 4 वैल्यू हो चुकी होगी जे की, और जे जो है 4 ना ही लेस है और ना ही इक्वल टू 3 है। सो ये हमारा लूप कितनी दफा चला, 3 दफा चला। तो जैसे ये 3 दफा चला तो फिर दोबारा हमारा बाहर वाली लूप पे गया, तो बाहर वाली लूप एक दफा चल चुका था, अब दूसरी दफा चलेगा। तो दूसरी दफा ये क्या, ये दूसरी दफा एग्जीक्यूट हुआ, फिर दोबारा ये 3 दफा ये एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल अगर हम इसको लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे कि ये हमारा लूप 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो एक अल्ट्रेशन के लिए 3 दफा चला, फिर दूसरी अल्ट्रेशन के लिए 3 दफा चला। तो ये अगर 3 दफा, यहां पे अगर 3 लिखा होता तो ये कितनी दफा चलता, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो सिंपल आपने क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि ये लूप हमारा कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 टाइम। सो ये हमारा लूप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगा, 6 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये हमारा लूप 6 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। तो कंपाइल करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आउटपुट आई है। इस आउटपुट को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने बात की है उसी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो हमारा लूप आउटर लूप है, आप देख सकते हैं हमने क्या कहा, ये 2 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो आउटर लूप हमारा एक और दूसरा दफा ये, तो हमारा आउटर लूप जस्ट 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन आउटर लूप की ये जो पहली अल्ट्रेशन थी इसके लिए हमारा इनर लूप कितनी दफा चला, 1 2 और 3 दफा। और आउटर लूप की जो सेकंड अल्ट्रेशन थी उसके लिए दोबारा से हमारा ये इनर लूप कितनी दफा चला, 1 2 और 3 दफा। सो इसका मतलब आउटर लूप हमारा 2 दफा चला और इनर लूप हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चला। सो फ्रेंड्स, नेस्टेड लूप इस तरह से चलते हैं। उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक और इंपॉर्टेंट लूप है जो कि एरेज के लिए यूज होता है बेसिकली, वो है द फॉर ईच लूप। जो फॉर ईच लूप है ये C++ के वर्जन 11 में, जो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, C++ का वर्जन जो दिया गया था उसमें इस फॉर ईच लूप को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो लूप था ये एलिमेंट्स जो होते हैं एरे में, एरेस को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, उसके एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर, उसके एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो इस फॉर ईच लूप के थ्रू हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर जो भी हमने काम करना है रिपीटेडली, अगर हमने उस फॉर ईच के लूप के
एलिमेंट्स के ऊपर हमने को काम करना है तो हम कर सकते हैं। सो इस फॉर ईच लूप को हम लिखते किस तरह से हैं, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक अपने रनिंग हालत में भी देखेंगे कि हम इसको अपने प्रोग्राम में लिख किस तरह से सकते हैं। तो एक चीज आपने ध्यान में रख लेनी है कि जो फॉर ईच लूप इज एक्सक्लूसिवली टू लूप थ्रू एलिमेंट्स इन एन एरे और द डाटा सेट। ओके, और ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ये C++ के वर्जन 11 में इंट्रोड्यूस कराया गया था जो कि 2011 में आया था, 2011 में। सो इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पे इस सारी चीज को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ और इसके लिए भी जो कीवर्ड यूज होता है वो फॉर का कीवर्ड यूज होता है और आगे क्या होती है, पैरेंथेसिस होती है। पैरेंथेसिस में हमारे पास सबसे पहले डाटा टाइप होती है और डाटा टाइप के आगे उस डाटा टाइप के वेरिएबल का नाम होता है, तो वेरिएबल का नेम होता है और उसके आगे हमारे पास कॉलन होता है और आगे हमारे पास जो एरे जिसके हमने एलिमेंट्स के को फॉर ईच लूप के जरिए एक्सेस करना है उस एरे के नाम होता है। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले फॉर का कीवर्ड पैरेंथेसिस, आगे हमारे पास डाटा टाइप इंट डाटा टाइप है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जो भी डाटा टाइप है डाटा टाइप, उस डाटा टाइप के वेरिएबल हम खुद से डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का नाम, और उसके आगे हमारे पास डबल कॉलन और डबल कॉलन के आगे जिस एरे के ऊपर हम फॉर ईच का लूप चलाना चाह रहे हैं उस एरे का नाम। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर ईच लूप का ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा जिसने एग्जीक्यूट होना होगा। सो ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। ओके, सो अब ये जो एग्जांपल इसको हम रनिंग हालत में देख लेते हैं। तो हमारे पास सपोज कर लें एरेस को हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसकी एग्जांपल आप देख लें कि ये काम किस तरह से करता है, ताकि जब हम एरेस को डिस्कस करें तो आपको एरे फॉर ईच लूप की वजह से परेशानी ना हो, क्योंकि वहां पे भी हम इस फॉर ईच लूप को देखेंगे। तो फिलहाल आप एरे का सिंटैक्स देख लें। सो मेरे पास सपोज कर लें एक माय एरे है नंबर्स का। ओके, सो डाटा टाइप क्या है, एरे की इंट है और इसमें एरे की लेंथ क्या है, 5 है और उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या स्टोर हैं, 10 है, हमारे पास 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। सो ये एरे में हमारे वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है, इनके ऊपर फॉर लूप चलाना है और इन वैल्यूज को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या था, फॉर का कीवर्ड था, आगे पैरेंथेसिस थी, पैरेंथेसिस में हमने सबसे पहले डाटा टाइप क्या है, इंट है, क्योंकि जो जिस एरे पे हम काम कर रहे हैं फॉर ईच का लूप चला रहे हैं उसकी भी डाटा टाइप क्या है, इंट है। सेम डाटा टाइप आपने रखनी है। उसके आगे वेरिएबल का नाम हम आई रख लेते हैं, उसके आगे डबल कॉलन और आगे एरे का नाम क्या है, माय नंबर्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, माय नंबर्स। आगे ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास फॉर ईच का ब्लॉक ऑफ कोड आ गया। ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या कहते हैं कि आई की वैल्यू को कंसोल के ऊपर प्रिंट कर दो। ओके, तो सी आउट करते हैं, आगे एक्स्ट्रा इंसर्शन ऑपरेटर, उसके आगे आई की वैल्यू और उसके आगे हमारे पास एंड एल। ओके, सेमी कॉलन। सो ये क्या करेगा, हमारे पास क्या किस तरह से ये काम करेगा, इसके जो माय नंबर्स हैं इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएगा। सो हम कंपाइल करके इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। ओके, ये हमारा फॉर ईच का लूप है। ये बेसिकली करता क्या है, ये करता ये है कि ये एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनके इंडेक्सेस पे जाता है और वहां पे जो वैल्यू पड़ी होती है उनको कंसोल के ऊपर सिंपली प्रिंट करा देता है। ओके, सो ये इंडेक्स जो होता है हमेशा एरे का 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, तो 0 पे इसके 10 पड़ा हुआ है। ये क्या जाएगा, आई के वैल्यू ये एरे के 0 इंडेक्स पे जाएगा, वहां पे वैल्यू को देखेगा, 0 पड़ी हुई है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। फिर 1 इंडेक्स पे जाएगा, वहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही इस फॉर ईच लूप की तो इंशाल्लाह ये थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, आपको उम्मीद है वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखेंगे, जो फॉर ईच का लूप है ये एरे की एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया ब्रेक को, और एक ब्रेक के साथ और कीवर्ड है कंटिन्यू। इन दोनों को अब हम इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक को तो हमने स्विच स्टेटमेंट में ऑलरेडी देख लिया है। सो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली करती क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट हमें हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको क्या कर देती है, उसमें से जंप आउट हो जाती है। जैसे कि हमने स्विच स्टेटमेंट में देखा था कि स्विच में से हम ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरह से यूज करके उसमें से जंप आउट हो सकते हैं। इसी तरह जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको आप लूप्स में भी यूज कर सकते हैं। जब आपने किसी लूप से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बाहर आना हो, एक स्पेसिफिक कंडीशन के मैच होने पे बाहर आना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे भी ब्रेक को यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे फॉर का लूप यूज करते हैं। इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, ब्रेक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो फॉर का लूप यूज करते हैं। आई की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ओके,
और हम आगे क्या लिख देते हैं, सेकंड स्टेटमेंट अपनी। सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या लिख रहे हैं कि i लेस देन 10 है, और थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं i, तो i प्लस प्लस। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ब्रेक की स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ। तो ब्रेक की स्टेटमेंट में कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, इफ, अगर, इफ कंडीशन है, कंडीशन हमारे आगे बूलियन एक्सप्रेशन है कि i की वैल्यू इक्वल टू 4 हो जाती है। इफ अगर i की वैल्यू इक्वल टू 4 हो जाती है तो हमारा जो लूप है वो क्या कर जाए, वो ब्रेक कर जाए। ओके, लूप हमारा क्या हो जाए, जंप आउट हो जाए, हमारा कोड इससे आगे लूप ना चले जब हमारी i की वैल्यू क्या हो जाए, 4 के बराबर हो जाए। एल्स वो क्या करता रहे, कंसोल के ऊपर आउट करता रहे i की वैल्यू को। ओके, तो जैसे ही हमारा i 0 होगा तो हमारा i 0 प्रिंट होगा, i 1 होगा वो प्रिंट होगा, i 2 होगा वो प्रिंट होगा, i 3 प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही i वैल्यू 4 आएगी तो 4 इक्वल टू 4 हो गया, तो हमारी ये ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमारा लूप से हम जंप आउट होके इस साइड पे आ जाएंगे, हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो चेक करते हैं क्या ये इस तरह से ही काम करता है। तो कंपाइल करके रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं हमारा लूप जो है, जैसे ही वैल्यू कंपेयर हुई i इक्वल टू 4 हुआ, हमारा लूप टर्मिनेट हो गया और जस्ट 0 से लेके 3 तक वैल्यूज इसने कंसोल के ऊपर प्रिंट कराएं। ओके, सो उम्मीद है आपको जिस तरह हमने स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक को यूज किया था जंप आउट होने के लिए, इसी तरह फॉर लूप में हमने इसको यूज किया और हम ब्रेक जंप आउट हो गए फॉर लूप से। उम्मीद है यहाँ पे भी आपको ब्रेक की समझ आ गई होगी। अब हम कंटिन्यू के कीवर्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि C++ में कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइटरेशन इन द लूप, एक आइटरेशन को ब्रेक करती है लूप के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन अकर होती है। ओके, और कंटिन्यू करती रहती है नेक्स्ट आइटरेशन पे। मतलब क्या है कि वो इस लूप को जंप आउट नहीं होती, इस लूप से जंप आउट नहीं होती। वो सिंपल क्या करती है, जब जहां पे वो कंडीशन मैच हो जाती है उस एक आइटरेशन को वो क्या कर देती है, स्किप कर देती है, बाकी तमाम आइटरेशंस को वो उसी तरह से ही चलाती है। जैसे कि अगर मैं यहां पे कंटिन्यू लिखूं तो कंटिन्यू किस तरह से काम करेगा। अब ये मैंने कंटिन्यू का कीवर्ड यूज कर लिया, तो ये लूप जब 4 पे पहुंचेगा तो फोर्थ वाली जो आइटरेशन है वो यहां से जैसे ही फोर्थ आइटरेशन मैच होगी तो ये इसके जो नीचे लाइंस ऑफ कोड लिखा है उन पे नहीं जाएगा, ये दोबारा से यहां से ही वापस फॉर के लूप में दोबारा से इस फॉर के जो कंडीशंस है उसकी मैचिंग में चला जाएगा। ओके, सो दोबारा से ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर नीचे नहीं आएगा। सो होगा क्या, जैसे ही हमारा 4 मैच हुआ, आई जब 4 हुआ, 4 इज इक्वल टू 4 हुआ, तो इसका मतलब है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जैसे ही हुआ तो इसने क्या किया, ये इधर गया और इसने देखा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कंटिन्यू करे तो ये आइटरेशन को इससे जो नीचे ब्लॉक ऑफ कोड है उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये डायरेक्ट यहां से यहां पे जाएगा और आई में क्या करेगा, +1 कर देगा, आई को क्या कर देगा, 5 कर देगा और 5 मैच होगा इसके साथ। यस, 5 इज लेस देन 10, तो फिर दोबारा से ये यहाँ पे नीचे आएगा और चेक करेगा 5 क्या इक्वल टू 4 है, ये नहीं, ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला। इधर हमारा क्या हो जाएगा, कंसोल के ऊपर 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर दोबारा से हमारा लूप इधर जाएगा, आई में +1 करेगा, 6 करेगा, 6 मैच, 6 को इस कंडीशन के साथ मैच करेगा, कंडीशन हमारी ट्रू ही रहेगी। फिर दोबारा से इधर आएगा, चेक करेगा क्या 6 इज इक्वल टू 4 है, नो 6 इज नॉट, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ और ये हमारा लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमारी कंडीशन ये एक ही दफा मैच हुई है। तो हमारा 4 वाली जो अल्ट्रेशन है वो स्किप हो जाएगी। इसी तरह हमारा ये जो फॉर का लूप है ये क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज प्रिंट करेगा, उसके बाद 4th वाली अल्ट्रेशन को स्किप करेगा क्योंकि हमने वहां पे कंटिन्यू लगाया हुआ है, और 5 से लेकर 10 तक वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा देगा। तो देखते हैं ये हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करता है। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं हमारा 0 1 2 3 4th वाली अल्ट्रेशन स्किप होगी और 5 6 7 8 और 9 तक हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो उम्मीद है आपको फॉर के लूप में ब्रेक और कंटिन्यू की समझ आ गई होगी। अब इसी ब्रेक और कंटिन्यू को हम व्हाइल के लूप में यूज करके देखते हैं कि उसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो सिंपल, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और मैं क्या करता हूं, मैं एक वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर लेता हूं इंट टाइप का, और उसमें मैं क्या कहता हूं, i इज इक्वल टू 0। उसको मैंने इनिशियलाइज 0 से कर लिया क्योंकि व्हाइल का लूप में लगा रहा हूं तो मुझे i वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करना होगा, उसके बाद व्हाइल का कीवर्ड और उसके आगे हमारे पास एक्सप्रेशन i इज लेस देन 10। ओके, सो i को हम सेम जो फॉर के लूप में हमने चीज की थी वही यहाँ पे व्हाइल के लूप में करने जा रहे हैं, और हम क्या कहते हैं कि सी आउट करो किसकी, i की वैल्यू को। ओके, और उसके आगे क्या कर दो, एंड एल कर दो, नेक्स्ट लाइन पे ले जाओ, जैसे i की वैल्यू प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन में ले जाओ, और उसके बाद हमने i++ लाजमी करना है ताकि हमारा लूप टर्मिनेट हो। और अब हम यहाँ पे कहते हैं इफ अगर i इक्वल टू 4 हो जाता है तो हमारा जो लूप है वो क्या कर जाए, वो ब्रेक कर जाए।
ओके सो बिल्कुल सेम तरीका है। आई हमने क्या किया, वाइल का लूप चलाया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, 0 इज लेस देन 10, सी आउट कंसोल के ऊपर 0 प्रिंट हुआ, आई में +1 हो गया, 1 जो है वो हमारा कंपेयर हुआ, कंपेयर होने में 1 इज इक्वल टू 4, नो हमारी ब्रेक कंडीशन नहीं चली। इस तरह दोबारा से हमारे यहाँ पे पहुंचे, यहां से दोबारा हम वाइल के लूप में चले गए, 1 मैच हुआ, 1 इज लेस देन 10, नो यस 1 इज लेस देन 10, 1 हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ, 1 में 1 प्लस हुआ, 1 2 हो गया, 2 कंपेयर हुआ, 2 4 के इक्वल नहीं, 2 4 के इक्वल नहीं है, हमारे ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ वाला नहीं चला, दोबारा से हमारा इधर आया और यहां से दोबारा से, तो जब जैसे ही हमारे पास 4 इक्वल टू 4 आया तो हमारा ये जो वाइल का लूप है ये, क्योंकि ये हमारी कंडीशन मैच हो जाएगी, ब्रेक की स्टेटमेंट ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, हमारा जो इफ का ब्लॉक है वो चलेगा और उसमें जो ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारा जो कंपाइलर है वो जंप करके इस वाइल के लूप को टर्मिनेट करके इधर आ जाएगा। ओके सो हमारी क्या प्रिंट होगा, 0 से लेकर जस्ट 3 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं हमारा 0 1 2 और 3 प्रिंट हुआ है। जैसे ही 4 इक्वल टू 4 हुआ है वो हमारा जो ब्रेक है उसने हमें जंप आउट करवा दिया वाइल लूप से और वाइल लूप को टर्मिनेट कर दिया है। ओके इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से जो कंटिन्यू है उस स्टेटमेंट ने काम करना है। सो अब यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू को यूज। ओके सो कंटिन्यू अब किस तरह से काम करता है, हमने सिंपल करना क्या है कि हम मैच ये कराना चाह रहे हैं कि जहां पे आई इक्वल टू 4 हो वहां पे कंटिन्यू हो जाए। ओके सो हम क्या करते हैं, हम इसको जरा ऊपर ले जाते हैं और हमारी ये जो स्टेटमेंट है सी आउट आई इसको हम नीचे ले जाते हैं और इसमें जो आई प्लस प्लस है इसको हम यहां से कैंसिल कर देते हैं और इसको हम अपने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर रख लेते हैं। ओके अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और यहाँ पे भी हम आई प्लस प्लस कर। ओके सो अब कंटिन्यू किस तरह से काम करता था, कंटिन्यू ने इस तरह से काम करना था कि जब एक आइटरेशन को जहां पे कंडीशन मैच होगी उस आइटरेशन को इसने क्या कर देना है, उस आइटरेशन को इसने ब्रेक कर देना है, वो आइटरेशन नहीं चलेगी बाकी तमाम आइटरेशंस चलेंगे। सो वो किस तरह से, हमारे पास आई 0 से इनिशियलाइज था, 0 इज लेस देन 10, यस 0 इज लेस देन 10 बट 0 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ इफ वाला ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो गया। तो आई कंसोल के ऊपर 0 प्रिंट होगा और आई में 1 प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा और दोबारा से लूप में जाएगा, चेक करेगा क्या 1 लेस देन 10 है, यस 1 इज लेस देन 10 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 4, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चलेगा और हमारा 1 कंसोल के ऊपर प्रिंट होगा और 1 में 1 प्लस हो जाएगा, 1 2 हो चुका होगा, 2 दोबारा यहाँ पे कंपेयर होगा, 2 इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10 और इसमें आएगा, इसमें चेक करेगा 2 इज इक्वल टू 4, नो फॉल्स, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला, दोबारा से हमारा 2 कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ और आई में प्लस प्लस हो गया, आई 3 हो गया। जब आई 3 हो गया तो यहाँ पे कंपेयर हुआ, 3 इज लेस देन 10, यस 3 इज लेस देन 10 बट 3 इज नॉट इक्वल टू 4, ब्लॉक ये फॉल्स होगी इफ वाली कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला, हमारा क्या हुआ सी आउट के ऊपर 3 प्रिंट हो गया, आई इज इक्वल टू 4। ओके आई अब 4 हो चुका है, वाइल लूप में गया 4 इज लेस देन 10, यस 4 इज लेस देन 10 बट इफ 4 इज इक्वल टू 4, यस 4 इज इक्वल टू 4, तो हमारा क्या हुआ, हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड है इफ का वो चला, आई में +1 किया, आई को क्या कर दिया 5 कर दिया और साथ ही कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू का क्या मतलब है कि यहां से ही ये क्या करेगा, यहां पे दोबारा ये नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको नहीं देखेगा बल्कि यहां से ही वापस ऊपर चला जाएगा और 5 इज लेस देन 10, यस 5 इज लेस देन 10, फिर दोबारा से इधर आएगा 5 इज इक्वल टू 4, नो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं चला, ये चला 5 हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ और 5 में +1 हुआ, इसी तरह 6 कंपेयर हुआ, 7 कंपेयर हुआ, 8 कंपेयर हुआ, 9 कंपेयर हुआ, तो सिर्फ जस्ट जो हमारी 4th वाली इटरेशन है वो नहीं प्रिंट होगी, बाकी तमाम वैल्यू 0 से 3 तक और 5 से 9 तक हमारी कंसोल के ऊपर वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 0 से 3 और 5 से 9, 4th जो हमारी स्टेटमेंट जो 4th इटरेशन थी वो नहीं उसने काम किया है क्योंकि हमने वहां पे कंटिन्यू को यूज किया हुआ है, वहां पे हमारी इफ की कंडीशन मैच हो जाती है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो में हम एरेज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।